नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सीरिया में ईरानी दूतावास पर बड़ा हमला हुआ है। दमिश्क में ईरानी दूतावास पर अटैक किया गया है। ईरानी दूतावास के पास एयर स्ट्राइक किया गया है। लगातार अब ये इजराइल की तरफ से आ, हमले तेज हो गए हैं और ये एयर स्ट्राइक, चूंकि ईरान ने इजराइल पर हमला किया था और अब इजरायली वायुसेना ने एयर स्ट्राइक, जबरदस्त एयर स्ट्राइक शुरू कर दी है। दमिश्क में ईरानी दूतावास के पास एयर स्ट्राइक किया गया है। सीरिया में ईरानी दूतावास पर बड़ा हमला किया गया है और ईरान वर्सेस इजराइल का ये संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा है। दमिश्क में इजरायली वायुसेना ने एयर स्ट्राइक किया। इजरायली वायुसेना की जबरदस्त एयर स्ट्राइक। एक और बड़ी खबर, इजरायली वायुसेना की एयर स्ट्राइक, जबरदस्त एयर स्ट्राइक से सीरिया दहल गया। दमिश्क में रिहायशी इलाकों पर हमला किया गया है। इजरायली हमले में दमिश्क में भारी नुकसान हुआ है। इन हमलों से दमिश्क के कई इलाके दहल गए। तस्वीरें बयां कर रही हैं तबाही की, तस्वीरें ये बयां कर रही है कि किस तरह से एयर स्ट्राइक से वहां पर हालात खराब हो गए हैं। दमिश्क के कई इलाके दहल गए, चीख पुकार मच गई और इजरायली एयर स्ट्राइक ने तबाही मचाना शुरू कर दिया है। जबरदस्त एयर स्ट्राइक। दमिश्क में रिहायशी इलाकों पर भी हमला किया गया है और वहीं पर ईरानी दूतावास भी है। ईरानी दूतावास के पास हमला किया गया और ये सीधे सीधे कहीं ना कहीं जवाब है ईरान को। ईरान ने जिस तरह से हमला किया था और इस तरह के हमले लगातार जारी हैं इजराइल की तरफ से। इससे पहले सबसे पहले गजा में, फिर उसके बाद लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर और अब सीरिया में। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं, तीन खास मेहमान जुड़े हुए हैं। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, विंग कमांडर रिटायर्ड प्रफुल्ल बख्शी और साथ ही कर्नल रिटायर्ड संजीत सिरोही है हमारे साथ। आप यूके देवनाथ जी, शुरुआत आपसे करूंगा मैं। अब एक बड़ी वजह यहाँ पर रही जो ईरान ने मिसाइल दागा, उसके बाद से शायद अब ईरान पर डायरेक्ट अटैक करने के बजाय ईरान के उन तमाम प्रॉक्सी वॉर करने वाले ठिकानों पर, संगठनों पर हमला करके उसे कमज़ोर करने की तैयारी में जुटा हो, उसे कमज़ोर करने की कोशिशों में जुटा हुआ है, जिसका नतीजा है सीरिया में, दमिश्क में लगातार ताबड़तोड़ हमला। जी हाँ, जब से ईरान ने एक भयंकर हमला किया था इजराइल के ऊपर पिछले हफ्ते, तब से लगातार नेतन्याहू के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है कि वह इस युद्ध में अब ईरान से एक भयंकर बदला लें। उनकी जो डोमेस्टिक सपोर्टर्स हैं नेसेट में, और खास तौर से लिकुड पार्टी की जो एक्सट्रीम राइट विंगर्स हैं, वो चाहते हैं कि नेतन्याहू तुरंत ईरान के ऊपर बड़ा हमला कर दें। इस हमले के लिए अभी तक नेतन्याहू शायद अमेरिकन दबाव की वजह से अग्रसर नहीं हो रहे हैं। हाँ, ये भी सत्य है कि इजराइल की जो एयरफोर्स है उसका 100% ध्यान फिलहाल उत्तर में हिजबुल्लाह के ऊपर लेबनान में है। तो इस वक्त नेतन्याहू एक फौज में जनरल रह चुके हैं। वो अपना सिलेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ वॉर एम लेबनान में हिजबुल्लाह की तरफ ही कंसंट्रेटेड रखना चाहेंगे। हाँ, जब जब दमिश्क में सीरिया से कोई भी हमला होता है इजराइल के ऊपर इस्लामिस्ट फोर्सेस द्वारा, तो वो उसका जरूर एक टैक्टिकल एक्शन लेते हैं। जो अभी जो हमला हुआ है दमिश्क के पास, ये समझना पड़ेगा कि ये हमला सीरिया की सरकार यानी बशर अल असद की सरकार के विरुद्ध में नहीं है। बशर अल असद की सरकार जो है सीरिया में पिछले 10 साल से गृह युद्ध में फंसी हुई है। वो किसी तरह से दमिश्क से चिपकी हुई है। बाकी सीरिया पे उनका कोई कंट्रोल नहीं है। बाकी जो सीरिया है वहां पर उनके जो विरोधी हैं, इस्लामिस्ट फोर्सेस हैं, सेपरेटिस्ट फोर्सेस हैं, वो ऑपरेट कर रहे हैं। तो ये जो हमला किया था इजराइल ने, ये बशर अल असद के एसेट्स पर नहीं है, वरन जो इस्लामिक फोर्सेस जो कि सीरिया से ऑपरेट कर रही हैं इजराइल के विरुद्ध, उनके खिलाफ है। जी प्रफुल्ल बख्शी साहब, लेकिन क्या ये हमले लेबनान या सीरिया में, दमिश्क में लगातार होते रहेंगे और जब तक ठिकाने जो हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं, उन ठिकानों को जब तक ध्वस्त नहीं किया जाता तब तक हमले होते रहेंगे, उसके बाद रुक जाएंगे, या फिर ये ईरान को करारा जवाब देना अभी बाकी है? देखिए, ये जो हमला हुआ है, ये हमला तो सीरिया के ऊपर पहले भी हो चुका है
सीरिया से लड़ाई भी हो चुकी है और आपको पता है कि किस तरीके से उन्होंने जो अरब की लड़ाई थी इजराइल के साथ में, उसमें सीरिया ने कई बार भाग लिया है। ये बात दूसरी है। बात सारी ये है कि अब ईरान को, इजराइल को पता चल गया है कि उसके जो अपोजिशन है वो किधर किधर है। ईरान की तो सपोर्ट सबको मिली हुई है, पर ये जितने जी प्रॉक्सी फोर्सेस हैं इनके ऊपर धीरे धीरे अब वो उनके ऑप्स रूम में प्रायोरिटी ऑफ टारगेट्स क्या है वो तो वो एग्जैक्टली जानते हैं। पर ये हमला जो हुआ है एग्जैक्टली उसी किसी टारगेट को लेके हुआ है। ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वहां पे ईरान की एम्बेसी है तो इसलिए किया, ये ऐसी कोई बात नहीं है। इन्होंने हमला किया है कि इस समय जो वहां पे फोर्सेस हैं जो उनके आगे अकेले भाग ले सकती हैं, वो उन्होंने उसको लेकर उन्होंने हमला किया है और ये हमले चलते रहेंगे। सीरिया पे नहीं होगा, अब लेबनान पे होगा। अभी अमेरिका ने कहा तो हुतीस के ऊपर भी हमला हो जाएगा और अगर हमास के ऊपर हमला, तो रेगुलरली इनकी लड़ाई जारी है लेबनान के थ्रू, जो हमास के ऊपर जो लड़ाई जारी है तो वो जारी रहेगी। एट द मोमेंट इजराइल के हाथ पूरे बंधे हुए हैं। मतलब कहने का मतलब है कि वो एक्सट्रीमली बिजी है इस समय अपना टैक्टिकल वेरियस एक्शन लेने के। ईरान के ऊपर की बात जो आती है वो दूसरी बात हो जाती है। अब आगे देखना है कि वेदर ईरान डायरेक्टली हमला करता है, रिपीट परफॉर्मेंस करता है, या इजराइल कैसे उसको आंसर करता है। ये डिपेंड करेगा कितना प्रेशर अमेरिका से पड़ रहा है। तो संजीत सिरोही जी भी मैं चाहूंगा उस चर्चा में आए। एक चीज कंप्लीट कर लूं जी सर। ईरान की जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं अभी वो सब क्वेश्चन में है। एवरी कंट्री इज क्वेश्चनिंग दैट और क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स डेंजरस फोर्स में तहत आते हैं तो उसके ऊपर एक बहुत स्ट्रेटेजिक डिसीजन लिया जाएगा कि वेदर न्यूक्लियर पावर प्लांट एंड न्यूक्लियर लोकेशंस टू बी अटैक्ड और नॉट। तो ये इजराइल इसके ऊपर काफी प्रेशर पड़ेगा और काफी बाध्य होगा इस पे करे या ना करे। तो संजीत सिरोही जी, ये प्रेशर जो है, ये एक बड़ी वजह यही है कि इजराइल जो कि हम जाना जाता था रिटेलिएट करने के लिए, तुरंत रिटेलिएट करता है, किसी भी हमले का तुरंत जवाब देता है, इसलिए अभी तक ईरान पर डायरेक्ट अटैक करने से बच रहा है। और शायद क्या ईरान पर डायरेक्ट अटैक करने से इजराइल अभी बचेगा, बजाय इसके कि वो प्रॉक्सी जो वार करने वाले ईरान के पाले पोसे लड़ाके हैं, संगठन है, उसे नेस्तनाबूद करने में लगातार लगा रहेगा। सुमित जी, ये तो आप मान के चलिए कि इजराइल जो है ईरान के ऊपर अटैक करेगा, वो अपने टाइम और अपने मुताबिक और अपने चुने हुए टारगेट्स पे करेगा, इसमें किसी को दो राय नहीं होनी चाहिए। आज तक इजराइल का ये रिकॉर्ड रहा है कि अगर उनके ऊपर किसी ने एक हमला, एक पत्थर मारा है तो वो ईंट मारते हैं। ये इजराइल की लीडरशिप की काबिलियत है और मैं बेंजामिन नेतन्याहू को ये मुबारकबाद देता हूं कि वो इस मामले में बहुत ही निडर हैं और बहुत ही ऑफेंसिव तरीके से काम करते हैं। अभी जैसे बख्शी साहब ने कहा, ये जो डेमेस्कस में जो ईरान की जो एम्बेसी है उसके ऊपर जो हमला किया गया है, वो कोई एम्बेसी को डिस्ट्रॉय नहीं करना, क्योंकि एम्बेसी तो हर कंट्री की, हर देश में, हर जगह कर सकते हैं। लेकिन वहां पे कोई ना कोई टारगेट ऐसा था, कोई लीडरशिप है, चाहे वो हिजबुल्लाह की हो, चाहे हमास की हो, या जो सीरिया से जो इनकी प्रॉक्सीज हैं ईरान की, उनकी कोई लीडरशिप हो, तो ये लीडरशिप को बर्बाद करने के लिए किया गया है। और अगले एक दो दिन में इसके बारे में पता चल जाएगा कि वो किसको मारने के लिए किया गया, नंबर 1। नंबर 2, जहां तक न्यूक्लियर स्ट्राइक्स का, जैसे बख्शी साहब ने कहा है, अगर ये जैसे कुछ दिन पहले ये हवा चली थी और अफवाह चली थी कि ईरान ने जो एक न्यूक्लियर ब्लास्ट किया है अंडरग्राउंड 10 किलोमीटर, और लोगों ने कहा था कि वो शायद अर्थक्वेक है, लेकिन उसके ऊपर अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है। जिस दिन इजराइल को ये पता लग गया कि न्यूक्लियर ब्लास्ट हो गया है, वो ईरान को न्यूक्लियर वेपन बनाने नहीं देगा, क्योंकि न्यूक्लियर ब्लास्ट करने में और न्यूक्लियर वेपन बनाने में समय लगता है, और उस समय से पहले ईरान जो है न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर अटैक कर सकता है, चाहे जो बाइडेन कितना भी मना करे। अगर बेंजामिन ने ये डिसाइड कर लिया है, इजराइल ने डिसाइड कर लिया, तो उसको कोई रोक नहीं सकता। सुमित जी। प्रफुल्ल बख्शी साहब, यहाँ पर अटैक की, अगर जिस अटैक की बात कर रहे हैं कि भाई एम्बेसी पर अटैक नहीं हुआ, एम्बेसी के लेकिन ठीक बगल में अटैक हुआ। आप चूंकि विंग कमांडर रह चुके हैं, एक अनुभव के आधार पर
एक जो फाइटर पायलट होता है F-15 से ये कहा जा रहा है कि अटैक हो रहा है, एयर स्ट्राइक किया जा रहा है। अब उसके पास जब अटैक करने के लिए कहा जाता है, ऑर्डर्स आते हैं, किस तरह से उन ऑर्डर्स को फॉलो किया जाता है? एक स्पेसिफिक टारगेट दिया जाता है कि यहाँ पर आपको अटैक करना है सिर्फ, और कैसे उसको अंजाम दिया जाता है? देखिए, इसकी जो अटैक के जो कोऑर्डिनेट्स दिए जाते हैं वो एब्सोल्युटली क्लियर होते हैं, और आजकल जो मॉडर्न सिस्टम्स लगे हुए हैं वो एब्सोल्युटली क्लियर बताता है कि टारगेट आपका इस कोऑर्डिनेट में है, चाहे 1000 या 500 यार्ड फ्रॉम द एम्बेसी क्यों ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन है तो 3 यार्ड बाय 3 यार्ड के टारगेट के ऊपर दे कैन डिस्ट्रॉय। ऐसी कोई इसमें खतरे की बात नहीं है। कोई एरिया बॉम्बिंग नहीं हुई है। F-15 या F-16 या F-18 जो भी एयरक्राफ्ट इस्तेमाल किया गया होगा वो एब्सोल्युटली पिन पॉइंट एक्यूरेट होता है। जो फाइटर बॉम्बर्स अटैक करते हैं वो एरिया अटैक नहीं करते। एरिया अटैक तो वो होता है जो B-52 बॉम्बर कर रहे थे वियतनाम वॉर में, जो कि पूरे एरिया के ऊपर बॉम्बिंग होती है। ये ऐसी बॉम्बिंग नहीं है, और इजराइल ऐसी बॉम्बिंग पे टाइम नहीं वेस्ट करेगा, क्योंकि इजराइल को चाहिए मिलिट्री रिटर्न। मतलब ब्लाइंड एयर स्ट्राइक नहीं हो रहा है, बहुत स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के आधार पर मोसाद इंफॉर्मेशन गैदर करता है और उसके बाद इंफॉर्मेशन आगे बढ़ाता है, उसके आधार पर एयर स्ट्राइक हो रहा है। एब्सोल्युटली। वो जो, और दूसरी बात ये है कि इजराइल को पता है कि ये एक ही टारगेट नहीं है, बहुत सारे टारगेट्स हैं। अगर आप उनके ऑप्स रूम में जाएंगे तो प्रायोरिटी लिस्ट बनी होगी टारगेट्स की, लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर से लेकर नीचे तक। वो उनको पता होता है, और सेक्टर कमांडर्स को वो टारगेट अलॉट करते हैं, पायलट्स उसी के ऊपर जाते हैं, उसी में ब्रीफिंग होती है। तो ये जो डिसीजन लिया जाता है कि कौन सा टारगेट के ऊपर अटैक करना है, ये एक हायर लेवल आर्मी एयरफोर्स की जो टीम बैठी होती है वो डिसाइड करती है, और इस तरीके से पायलट्स को दिया जाते हैं। तो ये अटैक ये हुआ है, वो जस्ट हैपेंस नेक्स्ट टू एन एम्बेसी, उससे कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, एक बड़ी खबर इस बीच आ रही है हिजबुल्लाह से जुड़ी, इस वक्त की बड़ी खबर, हिजबुल्लाह का नया उत्तराधिकारी भी मारा गया। इजरायली हमले में हाशिम सफीद्दीन ढेर कर दिया गया। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने पुष्टि की है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल का प्रमुख था हाशिम। तो आप समझिए, नसरल्लाह के मौत के बाद जो भी कोई हिजबुल्लाह का प्रमुख बनना चाह रहा है, उसमें भी एक खौफ पैदा होगा कि भाई अब हम प्रमुख बनेंगे, हिजबुल्लाह को संभालने की जिम्मेदारी अगर हम पर आ गई तो हमारी मौत तो निश्चित है। हिजबुल्लाह का नया उत्तराधिकारी भी मारा गया, इजरायली हमले में हाशिम सफीद्दीन ढेर हो गया। यूके देवनाथ जी, मुझे लगता है मोसाद के पास हर एक लिस्ट है, और उस लिस्ट को लेकर टारगेट है, लोकेशन है, ट्रैक है, सब कुछ मतलब परफेक्ट है कि ये बनेगा, ये उत्तराधिकारी है, ये अगला उत्तराधिकारी है। तो आगे कई पीढ़ियों को वो ख़त्म करने पर आमादा है। ये स्ट्रेटजी ये है कि हिजबुल्लाह का अगली कोई भी पीढ़ी का कोई बचे ना। हाँ सुमित जी, जहाँ तक लेबनान की बात है, मोसाद बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल इसलिए भी हो रहा है कि लेबनान की जो आबादी है उसका करीबन 40% जो है क्रिश्चियन है वहाँ पर, मेसियनिक क्रिश्चियन है। वो किसी भी तरह से वहाँ पर जो मुस्लिम फोर्सेस हैं उनको पसंद नहीं करती हैं। लेबनान में 10 साल तक गृह युद्ध चला था, 70 के दशक में और 80 के दशक में, और ये जो क्रिश्चियन फोर्सेस हैं ये हमेशा थोड़ा प्रो पश्चिमी देश, प्रो अमेरिका या प्रो इजराइल रही हैं। तो अब पूरा देश है, एक देश में ये सारी आबादी जो है वो मिलजुल कर रहती है, मिक्सचर है। तो ये जो मोसाद के एजेंट हैं उनको ये वहाँ जो लोकल लोग हैं उनसे खबर मिलती रहती है। एक और चीज मैं बताता हूँ कि लेबनान की आबादी में शिया जो हैं करीबन वो 30-31% हैं, जो कि दक्षिण लेबनान में ज्यादातर हैं। ये शिया आबादी जो लोग लेबनान की है, ये हैं हिजबुल्लाह के समर्थक। हिजबुल्लाह का जो बेसिक काडर है, फाइटिंग काडर है, कमांडर्स हैं, वो ये लेबनान की शिया कम्युनिटी से आते हैं। लेकिन लेबनान की जो सुन्नी कम्युनिटी है, जो कि वहाँ करीबन 34% है, वो सुन्नी जो लोग हैं लेबनान के, वो इस शिया ग्रुप के साथ नहीं है। वहाँ के जो सुन्नी हैं वो हिजबुल्लाह को पसंद नहीं करते हैं। तो मोसाद को उनसे भी काफी ह्यूमन इंटेलिजेंस मिल जाती है कि उनके पड़ोस में कोई रह रहा है, सामने वाले घर में कोई हलचल हो रही है, कहाँ पे 2 सीमेंट के ट्रक आ गए,
कहां पर किसके घर के सामने इस वक्त हलचल है, तो ये सुन्नी कम्युनिटी भी जो है ये शियाज को पसंद नहीं करते, यानी हिजबुल्लाह को पसंद नहीं करते। तो मोसाद का जो ह्यूमन इंटेलिजेंस नेटवर्क है वो 100%, मैं तो मजाक करता हूं कि अगर आज हिजबुल्लाह के कमांडर के घर में दावत हो रही है, तो दावत में जो मटन सप्लायर है वो पीछे से जाकर, अगर वो सुन्नी मटन सप्लायर है, वो पीछे से जाके मोसाद को फोन कर देता है कि फलाने फलाने जगह में मटन सप्लाई हुई है, पार्टी हो रही है, जरूर हिजबुल्लाह वाले कुछ कर रहे हैं। तो उनकी पकड़ बहुत ज्यादा आती है। और यही वजह है कि एक एक कमांडर के बारे में या उत्तराधिकारी तक के बारे में, नसरल्लाह के बाद अब कोई उत्तराधिकारी भी है तो उसके बारे में भी एक एक इन्फॉर्मेशन मिल रहा है और चुन चुन कर स्पेसिफिक टारगेट करके मारा जा रहा है वो तमाम वो हिजबुल्लाह का कमांडर। इस बीच ईरान का बड़ा प्लान है। ईरान क्या करेगा, सवाल ये है। तो इजराइल को लेकर ईरान का बड़ा प्लान, सभी संगठनों से आधिकारिक गठबंधन करेगा ईरान, सभी संगठनों के साथ साझा ऑपरेशन करेगा ईरान, ये खबर है। ईरान प्रॉक्सी संगठनों का संयुक्त सैन्य ढांचा होगा और हमला होने पर एक दूसरे को सैन्य सहयोग देंगे, हमला होने पर एक दूसरे को मानवीय सहायता करेंगे, ये बड़ी खबर है। अब ईरान की ये स्ट्रेटजी है कि अगर हूती पर हमला हुआ तो इधर से हिजबुल्लाह की मदद मिलेगी, हमास पर हमला हुआ तो हूती की मदद मिलेगी, मिलिशिया की मदद मिलेगी, और ईरान साथ में सैन्य सपोर्ट भी करेगा। ये एक संयुक्त गठबंधन बनाने की फिराक में है ईरान, लेकिन क्या ये हो पाएगा? इस बीच दक्षिणी लेबनान में इजराइल ने हमला तेज कर दिया है। हिजबुल्लाह के गढ़ में इजराइल की एयर स्ट्राइक, हमले में हिजबुल्लाह का सैन्य डिपो तबाह कर दिया गया है। यारून गांव है, यारून गांव जहां पर सैन्य डिपो था, यहां इजरायली वायुसेना ने हमला करके तबाह कर दिया है। जहां जहां सैन्य डिपो, हथियार डिपो हैं, हिजबुल्लाह के वो ठिकाने हैं जहां पर उसने हथियार रखा हुआ था, उसके बारे में खबर निकालकर और उसे तबाह किया जा रहा है। एयर स्ट्राइक उन टारगेट्स को किया जा रहा है जिन टारगेट्स के बारे में मोसाद से खबर मिलती है कि यहाँ पर हिजबुल्लाह के लोग या हिजबुल्लाह के हथियार हो सकते हैं। लेकिन संजीव सिरोही जी, ईरान जो अब कह रहा है कि हम सैन्य गठबंधन बनाएंगे अगर हिजबुल्लाह होती या हमास, इन तमाम संगठनों के गठबंधन, लेकिन सवाल है कि संगठन बचेंगे तब तो। इजराइल इन्हें छोड़ने के मूड में है नहीं जब तक कि कंप्लीट तबाह ना हो जाए। देखिए सुमित जी, ये जो ईरान बोल रहा है कि जी हम गठबंधन करेंगे आपस में, गठबंधन तो इनका चल ही रहा है। अभी जो है जब हमास ने हमला किया था इजराइल के ऊपर और फिर इजराइल ने हमास पे किया, तो हिजबुल्लाह पे तो हमला नहीं किया था, लेकिन हिजबुल्लाह ने हमला शुरू कर दिया था इजराइल के ऊपर रॉकेट मारने। उधर जो हाउतीज ने मारना शुरू कर दिया। तो गठबंधन एक जो है, अगर ये उस गठबंधन को सिर्फ रिकग्नाइज करने के लिए कर रहे हैं और ये सिर्फ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है कि जी हम इनको इकट्ठा करेंगे, अगर एक के ऊपर हमला होता है तो बाकी हमला करेंगे, वो तो चल ही रहा है, कोई इसमें नई चीज ईरान नहीं कर रहा है। ईरान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ईरान इजराइल के साथ डायरेक्ट युद्ध नहीं चाहता है, वो सिर्फ मिसाइल से अटैक कर सकता है, वो जो है नहीं इन्वॉल्व होना चाहता, क्योंकि उसको पता है कि जितना वो इजराइल को छेड़ेगा उतना ही इजराइल उसको अंदर घुस के मारा था, जैसे इस्माइल हानिया को मारा। इसी तरीके से उसकी जो ऑयल साइट्स हैं, उसकी जो न्यूक्लियर साइट्स हैं, उसके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनको बर्बाद करेगा। ईरान नहीं चाहता है, इसलिए ईरान जो है, प्रॉक्सीज का मतलब क्या है? प्रॉक्सीज का मतलब ही यही है कि मैं नहीं लड़ूंगा लेकिन मेरी जगह ये लड़ेगा। तो अभी ये जो प्रॉक्सीज हैं ये तो ऑलरेडी लड़ रहे हैं। आप इसको संगठन बना के नाम दे दो, आप इनका अलग से नाम दे दो कि भाई हमास, हिजबुल्लाह और हाउतीज को हम आज से ये कहना शुरू कर देंगे, वो सिर्फ ऑप्टिक्स है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, वो तो आपस में इनका चल ही रहा है। हाँ, ये हो सकता है कि थोड़ा कोऑर्डिनेशन और बढ़ जाए, लेकिन इजराइल का इसके ऊपर फर्क नहीं पड़ता। जो हाल हमास का गाजा में हुआ है, वही हाल जो लेबनान में इनका होगा, हिजबुल्लाह का होगा। और अगर हाउतीज ने भी ये जारी रखा काम, तो फिर जो है हाउतीज का भी यही हाल होगा सदर्न यमन में, जो आज तक गाजा में हो। और इस बीच बिल्कुल जो एयर स्ट्राइक है, जो सेना इजरायली फोर्स है, वो तो अपना काम कर रही है। साथ ही साथ बेंजामिन नेतन्याहू लेबनान के लोगों को बार बार संदेश देते हैं, अपील करते हैं कि हिजबुल्लाह को किसी की परवाह नहीं है। हिजबुल्लाह इस वक्त सबसे ज़्यादा कमज़ोर है, इजराइल से लड़ने की कोशिश में हिजबुल्लाह है।
बेंजामिन नेतन्याहू इससे पहले भी लेबनानी लोगों से अपील कर चुके हैं कि हमारी लड़ाई आपसे नहीं है, हमारी लड़ाई इजराइल से है। अब हमारी इजराइल की लड़ाई अब हिजबुल्लाह से है और हिजबुल्लाह के लोगों की आप मदद ना करें। तो एक तरह से ये माइंड गेम भी है कि हिजबुल्लाह को लेबनान से अलग कर दिया जाए और वहाँ जितने भी लोग अगर हिजबुल्लाह के साथ भी हैं तो इस खौफ में कि अगर साथ देंगे तो मारे जाएंगे, साथ देना बंद कर दें और हिजबुल्लाह को कमज़ोर बताया जाए। इस बीच उत्तरी इजराइल में फिर रॉकेट हमला हुआ। ये एक ब्रेकिंग न्यूज़, 100 से ज़्यादा रॉकेट फायर हुए हैं। हमले से कई इजरायली शहर भी दहल गए। हाइफा में भी हिजबुल्लाह ने बड़ा अटैक किया है। हिजबुल्लाह ने 20 से ज़्यादा रॉकेट दागे। तो हिजबुल्लाह भी पलटवार कर रहा है ईरान के सहयोग से, जाहिर है ईरान का सपोर्ट है और हिजबुल्लाह ने इजराइल पर जोरदार प्रहार किया है। अब सवाल है कि देखिए उत्तरी इजराइल में फिर रॉकेट हमला किया गया। ये तस्वीरें आसमान में आपको नजर आ रही होंगी। कई अब इजरायली शहरों पर टारगेट किया गया था। हाइफा में भी हिजबुल्लाह ने ये बड़ा अटैक किया है और दिन के उजाले में ये अटैक किया गया है। ये तस्वीरें बयां कर रही है दिन के उजाले में हिजबुल्लाह का इजराइल पर जोरदार प्रहार, और ये बता रहा है कि तस्वीरें किस तरह से एक साथ कई रॉकेट दागे गए। लेकिन इसका मतलब क्या, मैं समझना चाहूँगा यूके देवनाथ जी। इससे पहले ईरान ने डायरेक्ट अटैक किया, अब हिजबुल्लाह अटैक कर रहा है। हिजबुल्लाह अटैक कर रहा है मतलब ईरान ही अटैक कर रहा है, ईरान ही उसकी तरफ उसका समर्थन कर रहा है। तो अब ईरान भी कह रहा है कि शायद इस स्ट्रैटेजी में है कि हम डायरेक्ट अटैक करके ना हिजबुल्लाह से अटैक करवाएं। जी हाँ, ईरान का जो हमला था इजराइल के ऊपर और अभी जो आप देख रहे हैं हिजबुल्लाह का अटैक इजराइल में, इसमें एक बहुत बड़ा फर्क है। बहुत बड़ा फर्क है कि ईरान ने जो रॉकेट दागे थे इजराइल की तरफ, उसमें जो वॉर हेड होता है, जो एक्सप्लोसिव कंटेंट होता है, वो बड़े थे। यानी एक साथ 250 किलो का बम या एक साथ 500 किलो का एक बम। जबकि अभी जो रॉकेट दाग रहे हैं जो आपने टीवी स्क्रीन पर दिखाए, ये हिजबुल्लाह के होममेड रॉकेट हैं। इनमें जो वॉरहेड होता है यानी एक्सप्लोसिव कंटेंट, वो महज 1 किलो 2 किलो ऐसे होते हैं, यानी 1 हथगोले के बराबर या 2 हथगोलों के बराबर। तो हिजबुल्लाह के ये जो रॉकेट हैं, ये अगर जमीन पर, और ये हिजबुल्लाह के जो रॉकेट हैं ये अनगाइडेड है, यानी वहां से लॉन्च करते हैं तो दिवाली की रॉकेट की तरह ये कहीं पे भी जाके फटते हैं। इनका कोई इनमें ना तो कोई लेजर गाइडेंस है, ना जीपीएस गाइडेंस है, या इसमें इनर्शियल गाइडेंस भी नहीं है। तो ये जाके खेतों, इजराइल में जाके जहां गिरते हैं, खेत में, खलियान में, ओपन स्पेस में, पार्क में गिर जाते हैं। एक आध घरों के शीशे वगैरह टूट जाते हैं। तो फिर इस तरह के हमलों का मतलब क्या रह जाता है, ये भी समझने की कोशिश करेंगे सर। चूंकि एक ब्रेकिंग न्यूज और आ रही है, एक बड़ी खबर, हिजबुल्लाह का इजराइल पर जोरदार प्रहार। आईडीएफ के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। इजराइल के मारून अल राम में भीषण बमबारी। IRNA न्यूज एजेंसी के हवाले से ये खबर आ रही है। आईडीएफ के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। लेकिन जैसा कि देवनाथ जी आप कह रहे हैं कि ये बहुत हल्के हैं, ये होममेड, हिजबुल्लाह के होममेड रॉकेट हैं। ये तो आयरन डोम ईरान की मिसाइलों को हवा में मार गिराता है, तो ये तो होममेड, हिजबुल्लाह के होममेड रॉकेट का क्या ही होगा। फिर इस तरह के हमले का मतलब क्या है? जी हाँ सुमित जी, एक तो आयरन डोम जो है ज्यादातर हिजबुल्लाह के रॉकेट्स को रोक लेता है। ईरान के इजराइल के पास आयरन डोम के 10 रेजिमेंट हैं और हर रेजिमेंट जो है वो उनमें से 6 रेजिमेंट तो डिप्लॉय की हुई है दक्षिण में गजा की तरफ और 4 रेजिमेंट जो है आयरन डोम की इजराइल ने डिप्लॉय की हुई है लेबनान की तरफ। ठीक है। अब हर रेजिमेंट जो है उसके जो लॉन्चर हैं, 4-4 लॉन्चर, तो एक बार में वो 80 हिजबुल्लाह के रॉकेट को ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन इजराइल की जो एयरफोर्स है वो एक हिजबुल्लाह के रॉकेट पर 2 इंटरसेप्टर रॉकेट मिसाइल लॉन्च करती है। तो उसका मतलब है एक बार में एक जो रेजिमेंट है वो 40 हिजबुल्लाह के रॉकेट्स को मैक्सिमम रोक सकती है। तो बाकी जो है वो इजराइल की जमीन तक पहुंच जाती हैं। तो इनसे होता कोशिश है कि इजराइल को बार बार हम टारगेट करें, लेकिन जवाब में जो फिर पलटवार किया जा रहा है इजराइल की तरफ से, वो ज़्यादा घातक हो रहा है। एयर स्ट्राइक के जरिए जो इजराइल जैसे दमिश्क में, फिर लेबनान के कई इलाकों में, या फिर हिजबुल्लाह के कई सैन्य डिपो पर, हथियार डिपो पर हमला किया गया। ये संग्राम अभी जारी रहेगा, ये मुझे लगता है। बहुत शुक्रिया आपका देवनाथ जी और प्रफुल्ल बख्शी साहब और संजीव सिरोही जी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी हैं।